यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11 जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राण जगत हम लोग अध्ययन कर रहे थे और इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बढ़ चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन, उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं और फिर आपको डिस्कस करते हैं कि क्या आज देखो हम लोग फाइलम की ओर जो है बढ़ चलते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। उसी प्रकार आप भी, आपके सामने भी एक अहम लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपको किसी से हार नहीं माननी है। एक्चुअली जो भी आपका एम है, जो भी आपका टारगेट है, बस वही आपकी मंजिल, उसके रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। बस आपको क्या करना है, उसके पीछे परिश्रम करते रहना है। हम बात कर रहे थे प्राणियों के वर्गीकरण की। देखो, सबसे पहले एक्चुअली हुआ ये था, हमने कहा था कि इतने सारे प्राणी हैं और अगर हम बात करें मनुष्य की औसतन जो लाइफ है यानी जीवन काल है वो 70 to 75 ईयर्स ऑलमोस्ट है। उसके अगर कोई एक व्यक्ति ये चाहे कि वो पूरी जितने भी जीव हैं फिर वो सभी का अध्ययन करना चाहे, तो ये इम्पॉसिबल होगा। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने ये कहा कि यदि जैसे अब अगर कोई स्टडी करना चाहे ह्यूमन बींग्स की, तो किसी एक ह्यूमन बींग्स को स्टडी कर ले तो उसके दुनिया भर के ह्यूमन बींग्स की स्टडी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो लक्षण हमारे में वही लक्षण सारे पुरुषों में होते हैं। तो फिर क्या किया गया, ये फिर बाद में ऐसा हुआ कि फाइलम बना दिए गए और फाइलम बना देने से जो है प्राणियों का, उनकी संरचना का, उनके जनन का, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है अध्ययन करना सुलभ हो सका। अब ये जो तुम्हारे एनसीईआरटी क्या कहती है, इसने ये कहा कि जो प्राणी हैं इनका जो वर्गीकरण है वो मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है और जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया। मतलब कुछ का वर्णन है और कुछ का वर्णन जो है अध्याय के शेष भाग में है। अब देख लेते हैं किन प्राणियों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले जो आपका फाइलम आता है दैट इज पोरीफेरा। और एक्चुअली जो पोरीफेरा नाम है, वो पोरीफेरा जो नाम है वो एक्चुअली बना कहाँ से है, तो जो पोरीफेरा नाम है वो पोर शब्द से बना है, जिसका नाम पोरस शब्द से बना है। और पोरस का मतलब होता है छिद्र, अर्थात इन प्राणियों का जो शरीर होता है वो छिद्र युक्त होता है, यानी शरीर पर पोर पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार का कोई एक स्पंज है, ऐसे कैसे बना दिया, सपोज दैट ये इस प्रकार का कोई एक जीव है, ये ऊपर से, तो इसके शरीर में इस प्रकार से ऐसे पोर पाए जाते हैं, इस प्रकार से। और इन्हीं पोर के द्वारा जो है ये भोजन को इंटेक करता है। तो शरीर में छिद्र होने के कारण इन जीवों का जो नाम, एक्चुअली इनको आस्टिया कहते हैं, और इन जीवों का जो है नाम है वो पोरीफेरा पड़ा हुआ है। और दूसरी मजे की बात ये है कि ये जो पोरीफेरा वर्ग के जो जीव होते हैं इनको कॉमनली हम स्पंज भी कहते हैं, कॉमनली इनको स्पंज भी कहते हैं। अरे एक मिनट जी। तो इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं, है ना, आमतौर पे स्पंज कहा जाता है। सामान्यतः ये देखो, जीवन की जो उत्पत्ति है वो भैया जी कहाँ पे हुई है, जीवन की जो उत्पत्ति है वो वाटर से हुई है। तो जो पोरीफेरा फाइलम के जो मेंबर हैं, जो क्रिएचर्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, जल में ही होते हैं। यानी कोई भी अभी तक धरातल पे कोई भी जीव, मतलब पोरीफेरा का कोई भी सदस्य धरातल पे नहीं आया। जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जल से हुई है। तो अभी कैसे ये सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। अब इसमें ये होता है, कुछ जो होते हैं, कुछ क्या मतलब मोस्ट ऑफ द जो जीव होते हैं वो सेसाइल होते हैं।
सेसाइल का मतलब ये होता है कि जहाँ ये एक्चुअली जो समुद्र होता है, तो समुद्र में रॉक्स होती हैं, यहाँ पे चिपट जाते हैं, चट्टानों से चिपट जाते हैं। और वहीं मतलब ऐसे जीव होते हैं इनके पास भोजन जो है खुद तैर के आता है, ये भोजन के पीछे नहीं भागते हैं। एक्चुअली होता यार ये है, आज दुनिया जो है ना खाने पीने के मतलब एक्चुअली यार पेट के पीछे ना आदमी क्या से क्या नहीं करता है, लेकिन भोजन के कारण है ना। लेकिन ये ऐसे जीव होते हैं इनके पास भोजन खुद आता है। है ना मज़ेदार। तो एक्चुअली ऐसा होता कि अब चूँकि ये मतलब इनमें जो लोकोमोशन है, जो गति है वो नहीं होती है, तो अब ये क्या करते हैं, ऐसे समुद्र की धाराएं हैं, जैसे ये एक्चुअली समुद्र है, ये इतना सा समुद्र है, तो समुद्र में ये छोटे छोटे ऐसे स्पंज जैसे पड़े हुए हैं, ये ऐसे आपने साइकान को देखा होगा ना, ये इस प्रकार से। तो अब वाटर करंट के थ्रू इसमें जो है वाटर करंट जो समुद्र की आती से इसमें भोजन आ जाता है, और ये भोजन को ले लेते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक, आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे कैसे लेते हैं क्या करते हैं, पर एक्चुअली वाटर करंट के साथ ये भोजन को अपटेक करते हैं। तो एनसीईआरटी के लाइन में आपके लिखा हुआ कि इस संख्या जो प्राणी होते हैं वो जनरली जो होते हैं स्पंज कहलाते हैं, लवड़ी, और इसमें जो सिमेट्री होती है वो एसिमेट्रिक होते हैं, यानी कहीं से भी काटो दो बराबर भागों में ये कट जाते, चाहे मतलब रेडियस से काटो चाहे किसी भी भाग से काटो, ये दोनों पार्ट में बराबर कट जाते हैं। ये सबसे ही प्रिमिटिव प्राणी हैं, और इनमें जो होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी केवल सेल बनते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन केवल सेल्स बनती हैं बस, और कुछ नहीं बनता है। जिनका शरीर संगठन कोशिकीय इस तरह का होता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है, और इनके शरीर पर सूक्ष्म आष्टिया जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे से रंध्र, उनको हम आष्टिया कहते हैं। और इनके द्वारा शरीर जो होता है, शरीर की जो केंद्रीय स्पंज गुहा, स्पंजोसील में जो भोजन होता है वो यानी जल या भोजन, एक्चुअली जल के साथ भोजन ही जाता है, वो प्रवेश करता है। और बड़े रंध्र जो होते हैं उनको हम आस्कुलम कहते हैं, और उनसे जो होता है ये बाहर निकल जाता है, जो अब मतलब जो अतिरिक्त जल होता है या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, मतलब वही है ना, भोजन को लेने में, भोजन को जो है अनडाइजेस्ट भोजन को बाहर निकालने का काम करता है। अब यहाँ पे देखो कुछ फाइलम हैं, और उन फाइलमों में किस प्रकार की सीलोम होती है, किस प्रकार की समीमित होती है, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है, इन सारी चीज़ों की डिस्कस किया गया है। देखो प्राणी जगत की सबसे पहले बात है, फिर संगठन के स्तर, और किसमें सम्मित किस प्रकार से होती है, फिर इसमें देह गुहा यानी प्रग गुहा, सीलोम किस प्रकार की होती है, और इसमें जो नाम आपके लिखे हैं। देखिए कुल मिलाकर जो फाइलम की अगर हम बात करें तो फाइलम जो हैं वो आपके 11 फाइलम है, यानी 11 फाइलम हैं, और 11 फाइलम में जो आपके 10 फाइलम होते हैं वो रखे गए हैं यूमेटाजोआ में, यूमेटाजोआ में, और एक फाइलम आपका रखा गया है पैराजोआ में, पैराजोआ में एक फाइलम रखा गया है। तो देख लेते हैं। देखो एनिमेलिया की अगर बात करें तो ये जो जीव होते हैं एक्चुअली ये बहुकोशिकीय, सारे के सारे जीव बहुकोशिकीय होते हैं। केवल हम प्रोटोजोआ को अगर छोड़ दें तो, क्योंकि प्रोटोजोआ पैराजोआ के अंतर्गत आते हैं, तो वो फाइलम हम मतलब हमारे एनसीईआरटी में ही नहीं एक्चुअली दिया है। केवल उसमें एक सिंगल सेल होती है प्रोटोजोआ में, और जीवन की सारी क्रियाएं उसी मतलब एक सेल के अंदर ही होती हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो सारे के सारे एनिमल हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, और यहाँ पे जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल आपस में मिल करके काम करते हैं, और या तो सेल मिल करके ऊतक बनाते हैं। तो केवल पोरीफेरा और निडेरिया, जिसको नाइडेरिया भी कहते हैं, यानी पहले इसको सिलेंट्रेटा कहा जाता था, लेकिन जब से टीनोफोरा अलग हुआ तब से इसको निडेरिया
इन तीन में क्या होता है, इन तीनों में केवल सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा जो कि आपके सॉरी यहाँ से केवल पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। सॉरी केवल पोरीफेरा में, अभी हमने कहा था कि पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है केवल पोरीफेरा में। इसके अलावा ऊतक बनने लगते हैं नाइडेरिया में और सिलेंट्रेटा में, यानी टिश्यू बनने लगते हैं टीनोफोरा में। और इसमें अगर सिमेट्री की बात करें तो पोरीफेरा में किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती, किसी प्रकार की सीलोम नहीं होती। अगर हम बात करें टीनोफोरा की और नाइडेरिया की तो इसमें सममित की बात करें, यानी सिमेट्री रेडियल सिमेट्री होती, कहीं से भी काटो, मतलब रेडियस से काटो, कहीं से भी काटो तो तुम्हारे दो बराबर भाग बराबर, जैसे ये कोई रेडियस है, चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, चाहे इस तरफ से काटो, बराबर भाग आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर सीलोम की बात करें तो इनमें एसिलोमेटिक होते हैं, यानी कोई इसमें सीलोम नहीं होती है, ना तो नाइडेरिया में है टीनोफोरा में। अगर इसके बाद हम बात करें जो प्लेटी हेलमिंथीज है, एक्चुअली इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी केवल जो प्राणी जैसे होते हैं इनमें अगर ऐसे काटोगे तो इनमें ऐसा होता कि दो प्रकार से देखिए सॉरी चाहते हैं, देखिए हाँ, अब लोगों का कनेक्शन है तो आ ही जाता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है, पर कोई बात नहीं, एक्चुअली फिर से शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्राणी जगत में जो एनिमेलिया थे, इनमें बहुकोशिकीय कुछ प्राणी होते हैं, कुछ आपके यानी जो सेल्स होते हैं वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको मिला कहाँ, पोरीफेरा में देखने को। इसके अलावा टिश्यू लेवल आपको इसमें मिलता है, टीनोफेरा में ऑर्गन सिस्टम लेवल आपको मिल जाता है देखने को। अगर हम बात करें तो ये आरी सममित के होते हैं और इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, किसमें, पोरीफेरा में। और प्लेटी हेलमिंथीज, इसके हेलमिंथीज ये आपकी बायलेटरल सिमेट्री, यानी प्लेटी हेलमिंथीज से लगा करके सारे के सारे एनिमल कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर कोई भी जैसे जीव है इसको काटोगे तो दो भागों में, दायां भाग बराबर बायां भाग, यानी राइट हैंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। इसके बाद बिना जो आपके प्लेटी में थी जो हैं ये एसिलोमिक होते हैं, यानी कोई इसमें सीलोम तो बताया था कि बॉडी जो मतलब एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम सीलोम कहते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथीज में इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। और एसके हेलमिंथीज ऐसे केवल एक ऐसा फाइलम है, केवल सिंगल ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसीलोम देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म, हेमिकार्डेटा और कार्डेट की अगर बात करें तो ये सारे इसमें ट्रियोसीलोम मिलती है। पोरीफेरा की जो शरीर से इसको कंटिन्यू करते हैं तो उसमें देखिए जो श्वसन और तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होती हैं। कोइनोसाइट्स या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा यानी स्पंजोसील को बोलते हैं और नाल तंत्र को जो है घेरे रहती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतरा कोशिक कंकाल शरीर को जो है एक बेस प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पॉन्जिन तत्वों का बना हुआ होता है। स्पंज प्राणी में नर और मादा पृथक नहीं होते, यानी इसमें कोई पहचान नहीं पाओगे कि कौन फीमेल है और कौन मेल है। ये उभयलिंगा से, और हाँ ये मतलब दोनों जो जीव होते हैं वो उभयलिंगा हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही में होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा, मतलब एक जो सिंगल फीमेल होता है, सिंगल फीमेल का मतलब एक, केवल एक क्रिएचर्स, केवल सिंगल क्रिएचर, जैसे सपोज ये है तो इसमें मतलब गोनेट्स भी बनते हैं। गोनेट्स में आपका जो स्पर्म है वो भी बनते हैं और जो ओवम है वो भी बनते हैं। कहने का मतलब एक सिंगल एनिमल्स के द्वारा ओवम और स्पर्म को बनाया जाता है। ये उभयलिंगाश्रयी होते हैं, एक्चुअली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनाए, यानी एक सिंगल क्रिएचर द्वारा बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है और अलैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों यानी गैमिट्स के गैमिट जो होते हैं वो बनते हैं और गैमिट फिर आपस में फ्यूज करते हैं, उसके द्वारा जाइगोट बनता है, तब जा कर के नया क्रिएचर बनता है। निषेचन आंतरिक होता है, मतलब आंतरिक का मतलब शरीर के अंदर होता है।
जब निषेचन जल में होता है यानी शरीर से बाहर होता है तो उस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है यानी कोई लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब सॉरी, अप्रत्यक्ष होता है, मतलब इसमें डायरेक्ट जो जीव होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक बार समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। जब भी डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष होता है इसका मतलब ये होता है कि ये कोई जीव है फॉरएवर, ठीक, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म से कोई नन्हा जीव बना, फिर कोई लार्वा बना, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेढक में, है ना, जो मेढक का लार्वा होता है, इसका क्या नाम होता है, मेढक का लार्वा, नाम नहीं याद आ रहा, अरे यार मेढक का लार्वा पता नहीं इसका क्या, एक्चुअली माइंड से फिसल गया। तो कोई जब लार्वा स्टेज होती है तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होता है, उस प्रकार के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब कोई जीव से उसी के जैसा एक छोटा जीव बन जाता है तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे साइ। अब इसके कुछ उदाहरण दिए हुए पोरीफेरा के, जैसे आपका साइकान जिसको हम साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला जिसको हम स्वच्छ जलीय स्पंज पाया जाता है, और यू स्पंज, इसको बाथ स्पंज कहा जाता है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है वो पुराने ज़माने में जो महिलाएं थी वो नहाने, महिलाएं क्या पुरुष जो मतलब जो स्किन होती है स्किन को साफ करने में, नहाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पे जो ये चित्र आपके सामने जो दिख रहा है ये एक्चुअली स्पंज का है, इसको हम साइफा भी कहते हैं। अब इसमें आपको कुछ नाम बता देते हैं। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके जो होते हैं ऑस्टिया होते हैं, और यहाँ से ये किसी रॉक से चिपटा हुआ होता है, और ये आपके ऊपर के पार्ट ये जो दिख रहे हैं ये आपके होते हैं आस्कुलम, ये आपके छोटे 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 से ऑस्टिया होते हैं। तो ये आपका साइकन का चित्र है, साइकॉन को बोलते हैं। अगला हमारे सामने जो है ये बाथ स्पंज है। देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट से ये ये स्पॉन्जिला है, ये आपका स्पॉन्जिला है। और आगे ये आपका जो आया है ये आपका बाथ स्पंज है। और एक बात और जानकारी के लिए बताते हैं, जो स्पंज होते हैं इनका इस्तेमाल जो होता है वो रुई, जो आपके सीट कवर होते हैं, सीट बैठने के लिए, से मोटर बाइक की जो सीट होती है एक्चुअली, जो बस की सीट होती है, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल भी रुई के एज आ कॉटन के रूप में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये आपके सामने जो स्पंज है एक्चुअली बाथ स्पंज है, इसका ही इस्तेमाल महिलाएँ और पुरुष करते थे। पुराने समय में नहाने में इसका इस्तेमाल करते थे, स्किन से जो स्किन पर रब करते थे उसको। तो ये आपका बाथ स्पंज है। अब अगला आपका फाइलम आता है संघ सिलेंड्रेटा, इसको निडेरिया भी कहते हैं। और देखिए इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा, इनमें जो ये जो जीव होते हैं तो इनमें एक नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, और नीडोब्लास्ट क्या करते हैं, ये मतलब विष एक नीडल शेप स्ट्रक्चर होती है इन जीवों में, और ये क्या करते हैं दूसरे जीवों में जो है डंक मारना, क्या बोलते हैं डंक, तो ये दूसरे जीवों में क्या करते हैं डंक मार सकते हैं इसी नीडोब्लास्ट के द्वारा, यानी ये पॉइजनस होती है और ये पॉइजन को इंजेक्ट कर देती है दूसरे जीवों में, और इससे ये शिकार भी करते हैं और दूसरे जीवों से अपनी खुद की रक्षा भी करते हैं। देखिए अब भी जीवन की जो अभी भी जो लाइफ स्टाइल है यानी संघ सिलेंडरेटा तक अभी भी जीव कहाँ कहाँ पे हैं, पानी में ही, यानी ये सारे के सारे जीव ही क्या हैं, एक्वाटिक हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ जो है इसमें तैर लेते हैं, पर कुछ अब भी क्या हैं समुद्र में ही स्थिर दुबदाब दबे छुपे पड़े रहते हैं। तो लिखा हुआ है संघ सिलेंडरेटा में, देख लेते हैं क्या एनसीईआरटी आपकी कहती है। लिखा है ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर, स्थावर का मतलब वही मतलब किसी सब्सटेंस से चिपके हुए, कुछ जो होते हैं वो तैरने वाले भी होते हैं। नाइडेरिया नाम इसकी जो होती है वो दंश कोशिकाएँ, यानी ये जो नाइडोब्लास्ट होता है इसी नीडोब्लास्ट या निम्टोब्लास्ट से बना हुआ होता है। दंश मतलब कोशिका इसमें पाई जाती है। यह कोशिकाएँ टेंटिकल्स तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। दंत जो मतलब जो नीडोब्लास्ट होती है वो स्थिरांक मतलब स्थिरक, रक्षा और शिकार करने में जो इसका इस्तेमाल ये करते हैं ये जीव, और कुछ पकड़ने में, किसी जीव को मारने में, किल करने में, भोजन को जो है कैच करने में भी इसका
इस्तेमाल करते हैं किसको, नीडोब्लास्ट का। नाइटेरिया में ऊतक स्तर, यानी यहाँ पे देखो आर्गन आर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्र की जठर संवहनी यानी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर देखो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल है, उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कहा जाता था। ये हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वार खुलती है, यानी जो ऊपर का पार्ट होता है हाइपोस्टोम, वहाँ से ये खुलती कौन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनमें अंतःकोशिकीय एवं आंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का जो होता है पाचन होता है, लेकिन पाचन नहीं लिखा है, दोनों प्रकार का इनमें पाचन होता है। यानी पहले बाहर भोजन पचता है छोटे 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 पार्टों में, फिर वो भोजन अंदर की ओर तोड़ देता है। इनके कुछ सदस्य जैसे कोरल कोरल का मतलब कोरल रीफ भी बनाने में माहिर होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है इनके शरीर के ऊपर। इनका शरीर जो है इनके शरीर में दो रूप मिलते हैं, एक पॉलिप और दूसरा मेडुसा। जो पॉलिप होता है वो स्थिर होता है, बेलनाकार होता है जैसे हाइड्रा में, और मेडुसा जो होता है वो छतरी के आकार का होता है, और ये तैर भी लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे थे जैसे आरेलिया और जेलीफिश। वे निडेरिया जिनमें दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप पाए जाते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण यानी मेटाजेनेसिस होता है। जैसे ओबेलिया में दोनों पाए जाते हैं, मतलब पॉलिप भी पाया जाता है और मेडुसा भी पाया जाता है। पॉलिप का मतलब जो स्थिर होते जल में है, और मेडुसा का मतलब जो तैर लेते हैं। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करते हैं, और मेडुसा जो होते हैं वो लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करते हैं, यानी एक दूसरे के बिना। उदाहरण के तौर पे फाइसीलिया, जैसे इसको पुर्तगाली योद्धा कहते थे। जब पुर्तगाल का युद्ध हुआ था तो एक्चुअली फाइसीलिया का उपयोग जो था वो जब भी योद्धा घायल हो जाते थे तो यहाँ पे फाइसीलिया का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद एडमासिया, जिसको समुद्री एनमोन भी कहते हैं, पेंट्यूला इसको समुद्री पिच्छ भी कहते हैं, और गोरगोनिया इसको समुद्री व्यंजन यानी खाने का इस्तेमाल भी इसका किया जाता है। तच्छ और मेंड्रीना इसको ब्रेन कोरल भी कहा जाता है। कुछ इसके जो चित्र हैं वो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। ये आपको जेली फिश में हमने दिखाया चित्र है, ये आपका तैरने वाला छत्ती के आकार का है, इसको मेडुसा कहते हैं। दूसरा वाला शायद हमको लगता आ नहीं पाया है, देखते हैं। जी, ये देखो पॉलिप स्टेज में है, और ये जो है स्थिर रहता है किसी भी सबस्ट्रेट पे पा करके। ये किसी भी सबस्ट्रेट से जा कर के ये वहीं चिपक जाता है, और वहीं से ये अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन के द्वारा ये मेडुसा को उत्पन्न करता है। मेडुसा जो पिछले स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे हमने आपको दिखाया था, ये जो है ये मेडुसा है, ये आराम से तैर लेता है, जबकि ये तैर नहीं पाता है, ये किसी भी स्टेट से जाकर सीधे चिपक जाता है। ठीक, ये जो है नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है। जो दंश कोशिकाएं थी, एक्चुअली ये दंश कोशिकाएं करती क्या है, तो हमने कहा था जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये शिकार को पकड़ने और अपनी दूसरे जीवों से अपनी रक्षा करने का काम करती हैं। ये जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये जब अपने जो ये स्पाइन लगे हैं, स्पाइन क्या करते हैं दूसरे जीवों में इंजेक्ट कर देते हैं, और ये स्पाइन में पॉइजन होता है। तो दूसरे जीव क्या करते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, दूसरे जो जीव होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और तभी ये जो है इनको ये खा लेते हैं। अब बात करते हैं संघ टीनोफोरा। देखो एक्चुअली जो टीनोफोरा है इसके बहुत से जो लक्षण होते हैं वो निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा से काफ़ी लक्षण मिलते हैं, लेकिन कुछ लक्षण इसके नहीं मिलते हैं। शुरुआत में होता ये था, टीनोफोरा जो था वो संघ सिलेंट्रेटा में ही था, क्योंकि इसके बहुत से लक्षण सिलेंट्रेटा से मिलते थे। लेकिन बाद में हुआ यूँ कि इसके कुछ लक्षण जो सिलेंट्रेटा से नहीं मिलते थे, बाद में जो पोरीफेरा सॉरी बाद में जब पता चला कि जो निडेरिया के जो हाइड्रा वगैरह जो के जीव हैं उनको पता चला कि यार ये टीनोफेरा मेरे से जो है मेल नहीं खाते, तो उनको लात मार के अलग कर दिया गया। तब ये नाम इसका पड़ा है संघ टीनोफोर। ये एक्चुअली टीनोफोर का नाम होता है, देखो जो कंघी होते कंघी, तो वहीं से इसका नाम पड़ा है कंकतार। मतलब ये इस प्रकार से जीव होते हैं, जैसे ये आपकी कॉम्ब है, कॉम्ब देखा, कॉम्ब का मतलब कंघी घर में, तो कंघी में ऐसे कहते हैं ऐसे 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 स्पाइन लगे होते हैं छोटे 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 छोटे। इस प्रकार से ये जीव होते हैं, इसमें स्पाइन ही ऐसे पाए जाते हैं।
तो एक तो स्पाइनी होते जीव हैं, मतलब इसमें बहुत सारे जैसे कंघी में स्पाइन लगे होते हैं वैसे ही इन जीवों के शरीर पे स्पाइन लगे होते हैं। और दूसरी नंबर की बात है, ये जो जीव होते हैं वो बायोलुमिनिसेंस होते हैं। बायोलुमिनिसेंस यानी चमक उत्पन्न करते हैं रात में। बायोलुमिनिसेंस होते हैं, रात में चमक उत्पन्न करते हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। लिखा है टीनोफोर जो होते हैं, टीनोफोर को सामान्यतः समुद्री अखरोट कहा जाता है इनको। ये कंकाल यानी कॉम्ब जैसी संरचना बनाते हैं ये। देखिए अब भी जो जीव है, मतलब जीवों का जो जीवन है अभी समुद्र में ही, यानी अभी भी बाहर नहीं आ पाए, धरातल पे अभी भी जीव नहीं आ पाए। अभी भी कहाँ है, अभी भी एक्वेटिक में ही जीवन चल रहा है। तो ये भी क्या होते हैं, द्विकोरिक जीव होते हैं। द्विकोरिक का मतलब इनमें जो जर्म लेयर होती है वो केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, मीजोडर्म इनमें नहीं होती है। तथा इनमें श्रेणी ऊतक, यानी अगर हम बात करें इनमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। यानी इसमें जो आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। शरीर में 8 जो होती हैं, 8 इसमें छोटी छोटी पट्टियाँ पाई जाती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। पाचन जो होता है वो अंतःकोशिक और अंतराकोशिक यानी दोनों प्रकार का होता है। और यहाँ पे देखो जीव संदीप्त का मतलब होता है ये बायोलुमिनेसेंस होते हैं, यानी प्राणी जो होते हैं प्रकाश उत्सर्जन करते हैं रात में। टीनोफोर की मुख्य विशेषता है नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन जो होता है वो केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। यानी जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया टीनोप्लाना और ब्लोरोब्रिकिया। एक तो जीव है ब्लोरोब्रिकिया, दूसरा टीनोप्लाना। ये देखो है ना, ये कॉम्ब के जैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे जो इसके दो ऐसे स्पाइन निकले हुए फ्लैजिला के टाइप के जैसे इसके। यहाँ पे देखो ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे क्या है, ऐसे 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 ऐसे। तो इसी ये जो इसको टीज कहते हैं। ये इस प्रकार से स्पाइन, एक्चुअली स्पाइन होते नहीं हैं पर स्पाइन के जैसी संरचनाएं होती हैं और इसी संरचनाओं के कारण ही इनको टीनोफोर में रखा गया है। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और देखिए ये जो क्लासेस हैं आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगी। बायोलॉजी फाउंडेशन जो आपके नाम के स्टिकर जो चलता रहता है, तो आपको यूट्यूब में एक्चुअली अभी भी जो बायोलॉजी फाउंडेशन में चैनल बनाया है, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमको जुड़ सकते हैं। और फेसबुक चैनल मतलब फेसबुक पर भी जो हमारा पेज है बायोलॉजी फाउंडेशन वो भी आप लाइक कर सकते हैं। तो 3 प्लेटफॉर्म पे हम आपको मिल सकते हैं। एक तो यूट्यूब पर चैनल पर भी मिल जाएंगे, टेलीग्राम के चैनल पर भी हम आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक पेज है बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से, वहाँ पर भी हम आपको अवेलेबल होंगे, वहाँ पर भी आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको यदि कोई डाउट होता है तो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हो, तो यहाँ से हम आपको लिंक देकर आप जुड़ भी सकते हो हमसे। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी फाउंडेशन, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।